हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। तो वो बड़ी अपडेट ये है कि वेस्ट इंडीज़ टूर का, जैसा आपको पता है कि अगला जो इंडिया का शेड्यूल है वो वेस्ट इंडीज़ का टूर है। तो उसके लिए ऑलरेडी आपको शेड्यूल जो कि जारी हुआ था उसके बारे में बता दिया था। अब वो स्क्वाड आ चुका है टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट के लिए, जो 2 मैच की टेस्ट श्रृंखला है और 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला होना है। उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है इंडिया की तरफ से। लेटर पार्ट में T20 टीम का अनाउंसमेंट होगा और अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अभी T20 में वक्त है थोड़ा सा। तो एक साथ तीनों टीमें का अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जब इकट्ठा 3-4 टीम का अनाउंसमेंट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ है, किसको कहाँ सिलेक्ट किया गया है, कौन कहाँ से ड्रॉप हुआ है, उस चीज़ के बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता है और एक कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट होता है। बट बीसीसीआई ने ये अच्छा चीज़ किया है कि 2 ही टीम का अनाउंसमेंट किया है और उसके बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं किस किस टीम में, और कौन से खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक और चीज़ देखिए, जैसे कि इंडियन टीम जब किसी बड़े इवेंट में जाती है और आजकल तो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहा है कि इंडियन टीम के साथ कि ये जाके कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे, मतलब कोई ट्रॉफी जीत जाएंगे। मतलब उम्मीद सबकी रहती है, सब होप करते हैं, बट वो एक होप ही रहता है। वो पॉजिटिविटी इंडियन फैंस के अंदर या इंडियन जो सपोर्टर के अंदर वो रहता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में इंडियन टीम अप्रोच करती है बड़े गेम को, चाहे वो सेमीफाइनल मैच हो, फाइनल मैच हो, मतलब किसी भी फॉर्मेट में, नॉट जस्ट कि अभी जो रिसेंटली हमने टेस्ट क्रिकेट देखा, उससे पहले वनडे और T20 में भी। तो कहीं ना कहीं वो जो एक भरोसा होता है कहीं ना कहीं इंडियन टीम के फैंस को, मतलब एक होप रहता है, जैसा कि कहा, मतलब कि एक उम्मीद की किरण कहीं पे जगी रहती है कि इंडियन टीम जाएगी और बेहतर कर जाएगी। बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहता है और जब वो चीज़ ऑन द फील्ड नहीं दिखता है तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में आपके बोर्ड की तरफ से या जो भी सिलेक्शन कमेटी उनके तरफ से भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हो। तो ठीक है, एक सीरीज़ के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़रूर होगा कि कुछ नए खिलाड़ियों को देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है इस आने वाले सीरीज़ में, लेकिन जिस तरह से टीम सिलेक्शन पास्ट में रही, और ये भी जो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि टीम सिलेक्शन क्या रहा है, उसमें भी आप चीज़ें इस हिसाब से देखिए कि आप मतलब आप एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और समझ ही नहीं पाओगे कि इंडियन टीम का विजन क्या है, इंडियन टीम करना क्या चाहती है और टीम सिलेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ और उसके बाद इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों टीमों के बारे में जान लीजिए। तो जैसे कि पहले आपको टेस्ट टीम का स्क्वाड बताऊँगा। 16 मेंबर का स्क्वाड ये है। सबसे पहले देखिए, आपके जो कप्तान है वो है रोहित शर्मा, कंटिन्यू कर रहे हैं एज कैप्टन। वाइस कप्तान है अजिंक्य रहाणे, गौर से सुनिए, वाइस कप्तान है अजिंक्य रहाणे। उसके बाद अगर बाकी आपके प्लेयर देखिए, विराट कोहली है वहाँ पे, उसके अलावा शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ को ऐड किया गया है और यशस्वी जायसवाल को भी इस टीम में ऐड किया गया है। बाकी ईशान किशन और के एस भरत जो कि आपके विकेट कीपर के चॉइसेस हैं। उसके बाद आप देखिए 3 स्पिनर है, अक्षर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जो कि रेगुलरली खेल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, वही तीनों हैं। ये आपके 8 बैट्समैन इंक्लूडिंग विकेट कीपर, और फिर आपके 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, तो कुल 11। और फिर आप देखिए 5 आपके पेसर है। कौन कौन है, जिसमें ऑलराउंडर है शार्दुल ठाकुर, उसके अलावा मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार को एक तरीके से टेस्ट टीम में लिया गया है, जयदेव उनाडकर ने अपना जगह पे एक तरीके से रिटेन किया है, और एक और गेंदबाज है आपके नवदीप सैनी की भी टेस्ट टीम में कम बैक हुई है। तो ये रही आपकी टेस्ट टीम, जिसमें कुल 16 खिलाड़ी हैं। जैसे ही कहा कि टॉप ऑर्डर में आप रोहित, गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज को पाओगे। फिर आप मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, रहाणे, इनको पाओगे। फिर विकेट कीपर के चॉइसेस में आप देखो, आपके पास ईशान किशन और के एस भरत होंगे। ऑलराउंडर ऑप्शन में आपके जडेजा, अश्विन, अक्षर, शार्दुल आ जाएंगे, और फिर तेज गेंदबाज के ऑप्शन में सिराज, सैनी, मुकेश कुमार और जयदेव उनाडकर आ जाएंगे। तो ये कुल 16 मेंबर की टेस्ट स्क्वाड है। इसके बाद चलते हैं ओडीआई स्क्वाड की तरफ, और ओडीआई स्क्वाड में भी आप देखो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक तरह से जो भी टेस्ट टीम में आए हैं उसी ओडीआई टीम में भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए आपके कप्तान है रोहित शर्मा, यहाँ पे आपके वाइस कप्तान बन जाते हैं हार्दिक पांड्या। यहाँ पे अजिंक्य रहाणे नहीं है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान है। फिर अगर चलिए टॉप ऑर्डर में, तो रोहित के साथ शुभमन गिल आपको दिखेंगे, और साथ ही आपको ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे इस टीम में। यहाँ पे भी उनकी कमबैक हुई है ओडीआई टीम में। इसके अलावा अगर मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऐसे में आपको विराट कोहली दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, साथ ही ईशान किशन और संजू सैमसन आज विकेट कीपर्स भी हैं, और हार्दिक पांड्या का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ 8 खिलाड़ी हैं जो कि आपके टॉप 6 में फीचर करेंगे, इंक्लूडिंग आपके विकेट कीपर एंड हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर। इसके अलावा अगर आप देखो तो 2 ऑलराउंडर ऑप्शन भी हैं स्पिन बॉलिंग में, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, 2 लेफ्टी स्पिनर और 2 ऑलराउंडर हैं आपके।
इसके अलावा 2 प्रॉपर आपके जेन्युइन स्पिनर भी हैं, कुलचा की जोड़ी हैं कुलदीप और चहल। तो ये कुल हो गया आपके 12 खिलाड़ी, 8 एक तरीके से आपके बैट्समैन टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर के, और फिर आपके विकेट कीपर्स हैं, फिर आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनर हो गए। बाकी आपके आप देखो और 5 पेसर लिए गए हैं, और ये खास बात यह है कि 5 पेसर में से 4 जो कि है वो ऑलरेडी टेस्ट टीम का भी हिस्सा है। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और एक और नाम है जयदेव उनादकट। सिर्फ और सिर्फ बदलाव कहाँ हुआ है, नवदीप सैनी के जगह पे उमरान मलिक आए हैं जो ओडीआई सेटअप है उसमें। तो ये कुछ आपकी स्क्वाड रही टेस्ट और ओडीआई टीम की, और इस पर की पॉइंटर्स जो किए हैं मैं आपको सबसे पहले जो ऐड हुए हैं टीम में सबसे पहले उनका नाम बताता हूँ। उसमें आप देखो संजू सैमसन की ओडीआई में वापसी हुई है, एक तरीके से कहेंगे ओडीआई में एज विकेट कीपर बैट्समैन, और साथ ही आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ की भी ओडीआई टीम में कमबैक हुई, और साथ में टेस्ट में भी उनको मेडन कॉल अप मिला है। साथ ही यशस्वी जायसवाल को भी टेस्ट में मेडन कॉल अप मिला है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक तरीके से उनके लिए रहेगा। इसके अलावा आप देखो तो नवदीप सैनी की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है, क्योंकि वो भी थोड़े टाइम से पहले एक तरह से टेस्ट में खेल रहे थे, इवन इंडियन टीम में फीचर कर रहे थे, बट ड्रॉप हो गए थे और इंजरी की भी प्रॉब्लम्स आई थी। जयदेव उनादकट को ओडीआई टीम में रखा गया है, मुकेश कुमार को दोनों ओडीआई और टेस्ट टीम में रखा गया है। तो ये कुछ अगर आप देखो जो प्लेयर्स जो कि वो एडिशन हुआ है, और उसमें देखो कि जो सबसे सरप्राइजिंग लग रहा है कि मुझे वो ये है कि अजिंक्य रहाणे द वाइस कैप्टन, क्योंकि इससे पहले आप देखो थोड़े समय तक वो इंडियन टेस्ट टीम से ड्रॉप थे। कुछ अच्छा करते हैं डोमेस्टिक पे जाके, उसके बाद आईपीएल अच्छा जाता है तो उनको पिक किया जाता है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। इस वजह से भी कि श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छा भी करते हैं, और उसी के दम पे उनको वाइस कप्तान नियुक्त किया गया। अब ये थोड़ा सा अटपटा लगा कि सिर्फ एक मैच के बेसिस पे आप उनको वाइस कप्तान नियुक्त कर दिया है। मे भी आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच के किसी यंगस्टर को बना सकते थे, मे भी शुभमन गिल की तरफ देख सकते थे, या फिर आप किसी सीरियल की तरफ देखना ही था तो रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन की तरफ भी देख सकते थे। बट पता नहीं टीम मैनेजमेंट का विजन क्या है। बाकी जो ओमिशन हुए हैं उसमें अगर आप देखो तो चेतेश्वर पुजारा का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही उमेश यादव भी ड्रॉप हुए हैं टेस्ट साइड से। तो जो लगातार 2 कंसिस्टेंटली इंडियन टीम में फिर से ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें से चेतेश्वर पुजारा अगर आप देखो रेगुलर खेल भी रहे थे, वो हुए है ड्रॉप, और उमेश यादव को भी एक तरह से ड्रॉप कर दिया गया। और साथ ही अर्शदीप सिंह का भी ओडीआई में नाम नहीं है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि मे बी शायद उनादकट की जगह पे वो हो सकते थे, बट वो भी नहीं है। इसके अलावा आई थिंक जो चीज़ें आई थिंक चर्चा करने वाली बात है, जो कि सोशल मीडिया में अभी भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है, जो कि आपके टेस्ट में सिलेक्शन रही है ऋतुराज गायकवाड़ की। ऑब्वियसली देखो यशस्वी जायसवाल के नाम के ऊपर उतना चर्चा नहीं हो रहा है, बिकॉज उनका जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अराउंड 80-81 का उनका एक तरह से एवरेज है फर्स्ट क्लास में। बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ ज़रूर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनका रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास में रहा है, उसी को देखते हुए एक तो माने जा रहे थे यशस्वी जायसवाल ज़रूर होंगे, लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिबेट खड़ा कर रहा है। बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब प्लेयर है, अच्छा उन्होंने भी किया हुआ है, 42 के करीब उनकी एवरेज है। मैं एग्जैक्टली अभी आपको नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, बट 42 के करीब उनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और जो लिस्ट है में उनका एवरेज है वो 61 के करीब है। तो जो ओडीआई टीम में वो आए हैं वो कम्प्लीटली डिजर्विंग प्लेयर है, लेकिन शायद जो टेस्ट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी एक तरह से क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उनसे पहले भी अगर आप देखें काफ़ी ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हैं, जो इंडिया ए टूर से वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके अभिमन्युश्वरन हो गए, जो कुछ वक्त पहले तक इंडियन टीम के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। उनकी फर्स्ट क्लास की एवरेज अराउंड 48 या 47 के आसपास है, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे रहा हूँ, बट उसी के आसपास है। इवन आप सरफराज खान का देखिए, सरफराज खान का पिछले 1-1.5 साल से इतना चर्चा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सीज़न में उन्होंने एक तरह से आग लगा के रखा हुआ है एक तरह से डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में। और आप देखो तो उनका भी एवरेज नियरली 80 छू रहा है, मतलब 78-79 का उनके भी एवरेज है फर्स्ट क्लास का। प्रियंक पांचाल का भी नाम भी एक तरह से बहुत ज़्यादा चर्चे में था कि वो भी एक तरीके से अच्छा कर रहे थे, बट उनको भी उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक नाम हनुमा बिहारी का, जिसको आपने ड्रॉप कर दिया कुछ मैच के बेसिस पे। ज़्यादातर मैचेस उन्होंने अपने जो करियर के वो घर से बाहर खेले, इंडिया में भी नहीं खेले। उन्होंने अच्छा भी उन मौके पे किया था, उसके बावजूद उनको आपने ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो टेस्ट सिलेक्शन भी हो रहा है वो भी आईपीएल से ही हो रहा है, तो फिर वो जो डोमेस्टिक सर्किट आपने बना रखा है कि इतना अच्छा आपका डोमेस्टिक चलता है रणजी ट्रॉफी में, जो इतने प्लेयर खेलते हैं उसका वैल्यू क्या है। मतलब T20 में सिलेक्शन होने के लिए आईपीएल एक पैरामीटर ज़रूर है, बिकॉज वो आपका सबसे बड़ा T20 का लीग है।
बट जहाँ तक ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो फिर आपको डोमेस्टिक में भी देखना चाहिए, क्योंकि तो आपकी डोमेस्टिक लीग में आप देखो कि विजय हजारे ट्रॉफी भी होता है, तो वहाँ से आप लिस्ट ए के लिए भी प्लेयर कंसिडर कर सकते हो कि वहाँ पे जो अच्छा करे, प्लस आईपीएल का सीज़न अगर अच्छा जाए तो वहाँ पे आप उनको एक तरह से कंसिडर कर सकते हो। और उतना चर्चा भी नहीं होगा अगर आप आईपीएल प्लेयर को अगर वनडे टीम में भी डालते हो तो उतना चर्चा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन जब आप आईपीएल के परफॉर्मेंस को टेस्ट में रिवॉर्ड करेंगे तो फिर वो जो पर्टिकुलर जो टेस्ट प्लेयर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, अगर आईपीएल के बेसिस पे अगर आप 10-12 साल पहले सिलेक्शन हो रहा होता तो शायद चेतेश्वर पुजारा कभी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाते। समन लाइक प्रियंक पांचाल है, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए या सरफराज खान हो गए, जिनके आईपीएल के रिकॉर्ड उतने शायद अच्छे नहीं है, लेकिन जब वो डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहे हैं तो, और अब जब आप उनको उसी फॉर्मेट में ही सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो खेलेंगे कहाँ, क्योंकि आईपीएल में तो कोई भी टीम उनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेगी, क्योंकि उनका T20 का एक तरह से गेम है नहीं, उनका नेचुरल गेम जो कि वो टेस्ट फॉर्मेट के लिए है, जो कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। ये तो मैंने बस जो कुछ ही नाम कहे जो कि एक तरीके से पिक्चर में आ रहे हैं, जो रिसेंट में इंडिया के एक तरह से रडार में रहे हैं इंडिया सिलेक्शन के। याद है 2021 के दौरान जब अभिमन्यु ईश्वरन थे आई थिंक इंग्लैंड में, और मयंक और शुभमन दोनों को एक तरह से इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद वो बैकअप ओपनर थे, खेलना तो उनको ही चाहिए था। बट टीम मैनेजमेंट ने क्या किया, जो केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर के लिए कंसिडर कर रहे थे उनको कहा कि आप ओपन कीजिए, तो उन्होंने ओपन कर लिया, अच्छा भी कर दिया, लेकिन उसमें अभिमन्यु ईश्वरन का एक तरह से लॉस हो गया। तो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी बट वहाँ पे नहीं मिला। और यहाँ पे और देखो कि अभी वो टेस्ट टीम में ही सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ टूर में अगर आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या आप उनको ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में मौका दोगे? ये तो मतलब सोचने की भी एक तरीके से बात नहीं है। तो यही है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते हो। एक तो बस ट्विटर पे ही टीम आ जाता है तो उसमें कोई फॉर्मल एक तरीके से आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस होके टीम अनाउंसमेंट नहीं होती है, ना ही कोई क्वेश्चन एक तरह से उनसे पूछे जाते हैं कि ये प्लेयर क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, ये जो प्लेयर है क्यों एक तरह से उसको टीम में एंट्री मिली, या जैसे कि अजिंक्य रहाणे को वाइस कप्तान बना दिया है फॉर नो रीज़न। मतलब आप उसके पीछे का लॉजिक क्या समझाओगे? एक प्लेयर जो कि टीम से ड्रॉप था, और ठीक है वो आपके प्रीवियसली आपके वाइस कप्तान रहे हैं, कैप्टनसी भी अच्छी की है और अच्छे ऑप्शन है ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी समय से ड्रॉप थे, सडनली एक मैच में आए, अच्छा कर दिया तो आपने उनको वाइस कप्तान बना दिया है। उसके अलावा ये देखो रोहित शर्मा जो कि उनसे एक तरीके से एज्ड हैं, उनको रोहित शर्मा इज़ 36, अजिंक्य रहाणे इज़ 35, तो ऐसे में आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? तो क्या आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ऋषभ पंत फिट होंगे, कब केएल राहुल फिट होंगे, तो तब जाके हम एक तरह से चॉइस देखेंगे? तब तक हम इन्हीं प्लेयर को एक तरह से रोटेट करते रहेंगे? तो ये भी एक तरह से सवाल खड़ा कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि कहा कि आप बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी जो भी इनकी है, इवन टीम मैनेजमेंट, इनसे बहुत ज़्यादा कुछ आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से ये सिलेक्शन करते हैं, फॉर्मेट मिक्स करते हैं, और अभी आपको रुकना पड़ेगा T20 टीम के लिए। हो सकता है वहाँ पे भी आप कुछ ऐसा चीज़ देखो कि आपको सरप्राइजिंग लगे, हो सकता है वहाँ पे आप मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक तरह से देख सकते हो कि हैपन होते हुए। और ये मैं बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो में बोल रहा हूँ कि हो सकता है जब T20 टीम की अनाउंसमेंट हो तब भी आप देखो कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सरप्राइज़ करेगी, और ये 100% श्योर है। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई टीम सिलेक्शन हो जाएगी और आप उसे 100% एग्री हो जाएंगे। ठीक है कि कंप्लीटली आप एग्री नहीं हो सकते, कुछ डिसीजन होंगे, जैसे कि यशस्वी जायसवाल का भी हो सकता है कि कुछ लोगों को वो भी एक तरह से पसंद ना आए, बट वो एक डिसीजन है, फिर भी एक तरीके से आप मान के चलो 90% ऑफ पीपल जो कि जो फैंस है या जो भी एक तरह से गेम को समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स है, वो भी एक तरह से डाइजेस्ट कर लेंगे। बट देखिए प्लेयर के लिए तो अच्छा ही लगता है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, उसके लिए तो अच्छा ही लगेगा कि वो पिक हो चुका है टेस्ट टीम में, और टेस्ट टीम में इंडिया के आना बहुत एक तरह से प्राउड मोमेंट होता है। बट वही है कि वो प्लेयर क्या करेंगे जो डोमेस्टिक में इतना अच्छा कर रहे हैं, जो रणजी ट्रॉफी में इतना अच्छा कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। सरफराज हो गया, अभिमन्यु ईश्वरन, जैसे कि मैंने कहा कि ये तो कुछ लिमिटेड नेम है जो कि मतलब थोड़े से फ्रंट रनर है। इसके बाद में अगर आप देखोगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉलो करोगे, 30-32 एक तरीके से आपकी स्टेट्स एक तरह से पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पे हज़ारों प्लेयर एक तरह से होंगे, और जिनका फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा एक तरह से रिकॉर्ड होगा ऋतुराज गायकवाड़ से भी। तो क्या वो डिज़र्व नहीं करते हैं? तो बट ये आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि
कोई बता नहीं चाहेगा वहाँ। बट ये आंसर शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि BCCI की तरफ से या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आए। इनका काम था बस एक टीम सेलेक्ट करके दे देना, जो कि टीम मैनेजमेंट को चाहिए था, उन्होंने दे दिया है। फिर देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्वियसली आप देखो कि एज अ फैन आप सपोर्ट ही कर सकते हो टीम इंडिया को, क्योंकि आप शायद उस सिचुएशन में नहीं हो, उस पोजीशन पे नहीं हो कि आप डिसीजन ले सको। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय भी रखिए कि आपको टीम कैसी लगी और कौन से प्लेयर हैं जिनके जो ऐड हुए हैं टीम में, दोनों टीमों में, और एक तरह से बाहर हुए हैं, उससे आपको सरप्राइज़ लगा है उसके बारे में बताइए। बाकी ऑब्वियसली जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो टीम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनमें से प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। सेकंड चैनल मेरा जिसमें कंटेंट ओडिया में है, क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाकर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।